ये अभी हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ओके, हाय, फाइन। एक्चुअली ये वाला एक्चुअली आपकी जो 12 बजे वाली क्लास है ना, ये मैं लूंगा और शाम वाली क्लास ये सर लेंगे, ठीक है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था इसके लिए? वो उन्होंने टाइम टेबल एक आया होगा ग्रुप में। आई होप यू मस्ट हैव गॉट द टाइम टेबल, राइट? उसमें वैसे ही लिखा है, वो गलती से चला गया होगा। हम्म, आज वो देख लो क्या है शेड्यूल में। शेड्यूल एक ग्रुप में गया है ना आप लोगों को। शेड्यूल में देखो क्या है। आज आज थर्सडे है तो आज नहीं होगी क्लास, ठीक है? कल होगी क्लास, कल होगी सीएन सर की क्लास, ठीक है? फाइन। तो हाँ, आज जैसे थर्सडे है तो आज केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। केमिस्ट्री एमकेसीएच और फिजिक्स एसवाईपी, ठीक है? हम्म, फाइन। तो लेट अस स्टार्ट। तो होमवर्क था, प्लीज कैन एनीवन? ठीक है, वो आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा ग्रुप में। चलो अभी बुक्स बनाना पड़ेगा क्या? बुक्स बिल्कुल बनाना पड़ेगा। देखो पहले बुक्स क्या है, पहले तो आप लेक्चर नोट्स फॉलो कीजिए। लेक्चर के जो नोट्स है वो फॉलो कीजिए। उसके बाद आप अपने जो मॉड्यूल है उसको सॉल्व कीजिए। मॉड्यूल सॉल्व हो जाए तो आप जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में ट्राई कर सकते हो, प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय नरेंद्र अवस्थी, बाय नरेंद्र अवस्थी। ये आती है बालाजी पब्लिकेशंस की, ठीक है? ये आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, बट बुक्स को बनाओ, बट पहले तुम अपना मॉड्यूल कंप्लीट करो, उसके बाद बुक्स पे जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे, देखो क्या होता है ना कि हर चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यदि तुम्हारा मॉड्यूल, कुछ बच्चे बड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं तो पी बहादुर ले सकते हो, बट पी बहादुर थोड़ा आउटडेटेड है, ठीक है? तो बच्चे जो फास्ट सॉल्व करते हैं उनका मॉड्यूल खत्म हो जाता है। तो जब तुम्हारा मॉड्यूल यदि खत्म हो जा रहा है तब तुम बुक सॉल्व करना चालू कर सकते हो। बट यदि तुम्हारा मॉड्यूल सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसमें ही टाइम लग जा रहा है, ठीक है? तो यदि मॉड्यूल सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बुक्स पे रहने दो। यदि बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और बुक नहीं भी है तो बुक तब खरीदो जब तुम्हारा ये सॉल्व हो जाए मॉड्यूल, ठीक है? इज दैट क्लियर? बुक तब लो जब तुम्हारा मॉड्यूल जो है वो सॉल्व हो जाए। तो ठीक है, अभी कुछ लोगों के पास, ठीक है, यदि आपके पास बुक है तो इट्स वेरी गुड, सॉल्व करते रहिए फिर। बट पहले कोशिश कीजिए जो होमवर्क दिया जाए मॉड्यूल से वो कंप्लीट करें। तो लास्ट लेक्चर का जो होमवर्क था उसको अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द होमवर्क। पहले क्या दिया था? एक्सरसाइज 5 दिया था ना? एक्सरसाइज 5, जस्ट एक मिनट, आ जाते हैं एक्सरसाइज 5 पे। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से दिए थे? 8, 9 एंड 10, राइट? बताओ इसमें किसी को कुछ डाउट है? 8, 9 एंड 10। 8, 9 एंड 10 में किसी को डाउट है? भावेश, ठीक है, भावेश बोल रहा है 8। तो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 8, ठीक है? ठीक है, 8 करते हैं डिस्कस। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, देखो hc बाई लेमडा 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? hc बाई लेमडा नॉट, hc बाई लेमडा नॉट प्लस जो कि वर्क फंक्शन है, प्लस ev1, ठीक है? नाउ दूसरा क्या है? hc बाई लेमडा 2 कर दिया तो hc बाई लेमडा नॉट रहेगा प्लस ev2 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि लेमडा को हम कम कर रहे हैं, लेमडा इज डिक्रीजिंग। यदि लेमडा डिक्रीज हो रहा है तो अब बताओ जब वेवलेंथ कम होता है तो एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा? बताओ। यदि वेवलेंथ कम होता है तो एनर्जी तो इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इसमें किसी को डाउट है?
यदि एनर्जी लेट्स से वेवलेंथ कम हो रहा है तो एनर्जी तो बढ़ता ही है ना, ये तो सबको क्लियर होगा। फाइन, ओके, प्लीज अनम्यूट योर माइक व्हेन इट इज वेरी नेसेसरी and try avoiding the background noises. ठीक है, अब देखो क्या है, तो अब खुद सोचो, जब एनर्जी बढ़ रहा है, इंसिडेंट एनर्जी बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या कम हो जाएगा, ये बताओ। जब एनर्जी बढ़ रहा है, सी, इसका मतलब इंसिडेंट एनर्जी इज इंक्रीजिंग, एनर्जी इज इंक्रीजिंग, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा ना। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वीएस यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको रोकने के लिए भी ज्यादा पोटेंशियल देने की जरूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो जब एनर्जी बढ़ाएंगे, सो इन दैट वे काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज एंड सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल आल्सो इंक्रीज। जयेश, तुम्हें कोई डाउट है? यू आर रेजिंग योर हैंड, कोई डाउट है? जयेश, बोलो, अनम्यूट किया हुआ है। जयेश बोलो, क्या डाउट है? तो अच्छा, मिस्टेक से। फाइन, तो देखो क्या है, जब तुम एनर्जी इंसिडेंट फोटोन का बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है ना। एनर्जी जब बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा एंड दैट वे काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम इसको मैथमेटिकली निकाल लेते हैं। सी, तुम्हें तो ये पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने वाला है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सबको ये बात तो पता है ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने वाला है। तो ये हम सब जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इट विल इंक्रीज। तो अब वैसे ही तुम ऑप्शन देखोगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, बट ठीक है, हम लोग ये समझ गए वीएस बढ़ेगा, बट फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, लेट अस कॉल इट इक्वेशन 1 एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर दिया, तो हमने क्या किया, लेट अस से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, स्टेट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जब हम करेंगे तो क्या होगा बताओ। जब हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, EV2 माइनस EV1 इज इक्वल टू HC बाई लेमडा 2 माइनस HC बाई लेमडा 1। इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। तो अब देखो, यदि E इंटू V2 माइनस V1, ये क्या आएगा, HC अपॉन, देखो क्या आएगा, 1 बाई लेमडा 2 माइनस 1 बाई लेमडा 1। ठीक है, तो अब ये E V2, हम लोग जानते हैं V2 इज ग्रेटर देन V1, तो V2 माइनस V1 क्या है, इट इज इंक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। V2 माइनस V1 क्या हुआ, V2 माइनस V1 हुआ, सुदीप नहीं समझ में आया? किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है? सुदीप, इज इट क्लियर? क्या दिक्कत है? सुदीप, सुदीप सेज नो, ओके। मीना आचार्य सेज नो, सोनाली सेज नो, उज्जवल सेज नो। अच्छा, क्लियर है, ये दिक्कत है? ठीक, डाउट नहीं है या फिर? अच्छा ठीक है, नो डाउट बोल रहे हो, ठीक है ठीक है। तो अब V2 माइनस V1 क्या है, इट इज इंक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट इज इंक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इज इट क्लियर? इट इज इंक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो व्हाट इज इंक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल? लेट अस राइट V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा V। तो E into delta V, which is increase in stopping potential, is equal to 1 by lambda 2 minus 1 by lambda 1। तो अब डेल्टा V क्या आएगा बताओ? It will be HC by E 1 by lambda 2 minus 1 by lambda 1। ये समझ में आया? So अब ये इंक्रीज है कितने का, HC by E 1 by lambda 2 अपॉन, मतलब HC by E multiplied by 1 by lambda 2 minus 1 by lambda 1। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। इफ इट इज क्लियर प्लीज राइट डाउन। क्लियर है तो इसको लिख लो। प्लीज राइट इट डाउन, लिख लीजिए इसको। रिटन एवरीवन? ठीक है, 9th क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, ठीक है 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो
सी 9th क्वेश्चन क्या है, लेट अस हैव अ लुक। क्वेश्चन 9 जो है इसमें क्या लिखा है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क फंक्शन ऑफ एनी मेटल। देखो वर्क फंक्शन दिया है, व्हाट इज वर्क फंक्शन गिवन टू यू, वर्क फंक्शन इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, and the most energetic emitted electron are stopped by a potential of minus। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल को माइनस क्यों लिखते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल तो उल्टा लगाना पड़ता है ना, तो इस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसकी उल्टा लगाते हैं, तो कई बार स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव लगाते हैं, Vs इज नेगेटिव, कई बार Vs को नेगेटिव दिखाते हैं, बिकॉज क्या रीजन है, बिकॉज इट इज अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और कोई रीजन नहीं, बिकॉज इट इज अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो पोटेंशियल है ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, दैट इज व्हाई इट इज शोन टू बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है, बट हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो काइनेटिक एनर्जी तो प्लस में आएगा ना, काइनेटिक एनर्जी जो है यदि देखो -1.5 वोल्ट से रुक रहा है, यानी इसका काइनेटिक एनर्जी तो हम दिखाएंगे तो प्लस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी, इज इट क्लियर कि काइनेटिक एनर्जी हमने ये क्यों लिख दिया, इसमें किसी को डाउट है? तो अब देखो हमारे पास क्या रिजल्ट था, फॉर्मूला हमारे पास था कि इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू, दिस इज इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी जो है एच न्यू, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी इंसिडेंट, इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, दिस इज वर्क फंक्शन, दिस इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क फंक्शन 2.5 है और काइनेटिक एनर्जी 1.5 है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन 9 में समझ में आ रही बात या नहीं समझ में आ रही? ठीक है, और बताओ 10th में भी डाउट है? तो राइट इट डाउन, 9th लिख लो फिर। व्हाट इज सैचुरेशन करंट? श्रेय सैचुरेशन करंट इज बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। श्रेयस इज दैट क्लियर? अरे सैचुरेशन करंट मतलब एक वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, तो यानी फोटोन की इंटेंसिटी यदि कांस्टेंट रहे तो करंट सैचुरेट कर जाता है, ठीक है। ये लिख लिया सबने 9th? ओके, क्वेश्चन 10 बताइए, क्वेश्चन 10 में डाउट है? ठीक है, फिर तो आगे वाले एक्सरसाइज में आ जाते हैं। फोर्टी वन से दिया था, राइट? 41 से 45 में कोई डाउट है? 41 से 45 में कोई डाउट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? 42, ठीक है 42 कर देते हैं डिस्कस। 42 में क्या है, the photoelectric effect occurs only when the incident light has a certain, क्या बताओ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है, जब एक सर्टेन क्या हो बताओ, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, स्पीड है या कलर है? फ्रीक्वेंसी। देखो हम जानते हैं कि जैसे इस बॉल को, इस ब्लॉक को हमें जमीन से हटाना है तो इसको एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब एनर्जी यदि हम फोटोन की टर्म से बात करें तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एक मिनिमम एनर्जी को किससे रिलेट करेंगे, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ना। तो मिनिमम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो वो आंसर क्या हुआ 42 का बताओ, 42 का वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा ना। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो आंसर क्या है 42 का, फ्रीक्वेंसी ए। इज दैट क्लियर? ठीक है, 42 के 45 तक कोई और डाउट? ठीक है, 46 से 50, 47, 46, ओके 46 कर देते हैं पहले डिस्कस। द वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल, देखो वर्क फंक्शन मतलब फाई नॉट, फाई नॉट आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। टू इमिट द टू इमिट अ फोटो इलेक्ट्रॉन
of zero velocity from the surface of metal, the wavelength of incident light should nearly be. अब देखो क्या है, हमने यहाँ पढ़ाया क्या कि h nu is equal to phi naught plus kinetic energy. अब बोला है जीरो वेलोसिटी के साथ निकलना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा ना. इज दैट क्लियर? काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है उज्जवल, वेलकम टू यू. तो अब जो इंसिडेंट एनर्जी चाहिए, जो हमें एनर्जी चाहिए वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. इज इट क्लियर? जो हमें एनर्जी चाहिए दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हम लोग जानते हैं ये बात कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर. तो लेमडा इन नैनोमीटर निकालेंगे तो 1240 अपॉन 4, ये क्या आएगा, ये बताओ क्या आएगा? ये इट विल बी 310 नैनोमीटर. 310 नैनोमीटर, राइट. अब एंगस्ट्रॉम में क्या होगा बताओ? ये आंसर्स जो हैं वो एंगस्ट्रॉम में दिए हुए हैं, तो अब बताओ एंगस्ट्रॉम में क्या होगा. सी 1 nanometer, talking about 1 nanometer, it is 10 की पावर -9 मीटर, and 1 angstrom is 10 की पावर -10 मीटर. तो ये बात सब समझ पा रहे होंगे कि 1 nanometer is 10 angstrom. Is it clear everybody? Yes or no? 1 nanometer is 10 angstrom. तो 310 nanometer किसके बराबर होगा? 3100 angstrom ना. 3100 angstrom. ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा 3100. और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? 47 ये लिख लिया सबने? एवरीबॉडी रिटन? सुष्टि रेज्ड हैंड. आई थिंक यू आर अलाउड टू अनम्यूट. तुम अपने आप को अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हो, रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है. वेदांत ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू, प्लीज राइट डाउन. ठीक है, कर रहा हूँ स्क्रॉल कर रहा हूँ. अरे इससे नीचे कुछ लिखा नहीं है एक्चुअली, यही मैक्सिमम नीचे है. आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग ओवर हियर. वेदांत डन? वेदांत हो गया लिखने का काम? ओके बताओ नेक्स्ट क्या है 46 के बाद? 47 से 50 में कोई डाउट है? 47 ठीक है, 47 करते हैं डिस्कस. 47 में क्या लिखा है? When frequency of a incident light on a metallic surface is doubled, the kinetic energy of the emitted photoelectrons will be. ठीक है, देखो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है. इट इज h nu minus phi. या फिर तुम ऐसा लिख सकते हो कि h nu is equal to phi plus kinetic energy. समझ में आ रही बात? तो अब एक बात बताओ, या फिर इंसिडेंट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई. ओके, मान लो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. ये तुम्हारा अर्निंग है, ये तुम्हारा अर्निंग है. मान लो तुम लेट से 50,000 कमाते हो महीने का और खर्चा करते हो लेट से 30,000, और ये तुम्हारी सेविंग है, ये 20,000 होती है. समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मान लो तुम 50,000 महीने का कमाते हो, 30,000 खर्चा कर देते हो और 20,000 बचा लेते हो महीने का, ये तुम्हारा सेविंग है. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा, ये तुम्हारा अर्निंग है. ठीक है, ये तुम्हारा एक्सपेंसेस है, खर्चा, और ये तुम्हारी सेविंग, बचत. अब मान लो तुम्हारा इनकम अचानक से डबल, यानी 50,000 से 1,00,000 रुपया इनकम हो गया तुम्हारा, और खर्चे उतने ही हैं 30,000. तो तुम्हारी सेविंग कितनी हुई? तुम्हारी सेविंग कितनी हुई बताओ?
70 के, तो अब ये सेविंग डबल हो रही है क्या? सेविंग तुम्हारी डबल हो रही है या मोर देन डबल है? मोर देन डबल ना, तो क्या होगा आंसर बताओ? उसी तरह से हम दिखते हैं क्या कि काइनेटिक एनर्जी जो मतलब जो इंसिडेंट एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस सम वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन तो फोटो मेटल की प्रॉपर्टी है, वर्क फंक्शन जो है दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फोटो मेटल, वो तो चेंज नहीं होगा। देखो फाई अनचेंज्ड है क्योंकि वो फोटो मेटल के ऊपर डिपेंड करता है और तुमने फोटो मेटल बदला नहीं है। तो जब तुम फोटो मेटल सेम रख रहे हो और एनर्जी डबल कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल होगा ना, ठीक है। तो वही है व्हेन E dash is 2E then kinetic energy dash will be more than 2 times kinetic energy. Is that clear? ठीक है, फिर राइट इट डाउन, इसको लिख लो फिर। 47 के बाद बताओ 48 से लेके 50 तक। 48 से 50 तक कोई डाउट है? ठीक है चलो। 48 ध्रुविल says 48, ठीक है 48 पढ़ते हैं ध्रुविल। अब 48 में क्या लिखा है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो करंट है द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विच इज कॉल्ड फोटो करंट, लेट अस से इट इज आई। ये क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम, यही होता है ना एवरीबॉडी? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, यही होता है, ठीक है। अब बताओ फोटो करंट कैसे चेंज करेगा? यदि तुमने वेवलेंथ बढ़ाया तो चेंज करेगा क्या? ऑप्शन ए लिखा है इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ाने से फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है क्या? ऑप्शन ए सही है या नहीं है? ठीक है चलो, ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है, हमने काट दिया ऑप्शन ए। ये बात ध्रुविल तुम्हें समझ में आई? ध्रुविल तुमने ही सवाल पूछा है, ध्रुविल प्लीज रिस्पॉन्ड, ठीक है। अब ऑप्शन बी के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन है डिक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है क्या? डज फोटो करंट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी? नो, तो चेंज होगा, तो ये भी सही नहीं है। डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ये सही है क्या? डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ये बात सही है, तो ये होगा सही। और डी की बात करें हम तो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ क्वांटा एंड फ्रीक्वेंसी, ये गलत, सही है क्या? डी ऑप्शन सही है। तो अब बताओ क्या आंसर हुआ ध्रुविल, व्हाट इज द आंसर? ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? फोर्टी नाइन 50 किसी को डाउट है? 50 ओके, भावेश इधर ध्यान दो। 50 वर्क फंक्शन, बताओ वर्क फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज वर्क फंक्शन, क्वेश्चन पूछा है वर्क फंक्शन क्या होता है। तो यदि हम वर्क फंक्शन को डिफाइन करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो मान लो जैसे ये ब्लॉक यहाँ रखा है जमीन पे, उसको यहाँ से हटाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन, राइट? उसी तरह से मान लो फोटो मेटल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, फोटो मेटल है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगता है उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर भावेश? इज दैट क्लियर? वर्क फंक्शन क्या है, ये तो डेफिनेशन था ना, इट इज द मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं ऑप्शंस। इट इज द एनर्जी नेसेसरी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, ये सही है। ये ऑर्बिट से निकालने के लिए या इंजीनियर या एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द मेटल इमेज, मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट, देखो मिनिमम एनर्जी नेसेसरी है, ये समझ में आ रहा है? अरे ये वर्क फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम एनर्जी है? मान लो तुम इसको हटाने के लिए 10 जूल चाहिए मिनिमम, तो तुम 15 दोगे तो भी तो हट जाएगा, तुम 20 दोगे तो भी तो हट जाएगा, 30 दोगे तो भी तो हट जाएगा, 40 दोगे तो भी हट जाएगा। तो वर्क फंक्शन किसको डिफाइन करेंगे?
मिनिमम 10 पे हटता है, 15 पे भी हटेगा, 20 पे भी हटेगा, 30 पे भी हटेगा, 40 पे भी हट जाएगा। तो क्या वर्क फंक्शन क्या है? 10, 15, 20, 30, 40 क्या? बताओ व्हाट इज द वर्क फंक्शन? 10। तो आंसर क्या है भावेश, फिर बताओ। मिनिमम एनर्जी है या कुछ और है? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इट इज सी। ठीक है, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट अरे ग्रुप में अपलोड हो जाता है, वो टेंशन मत लो प्रांजल। इवन इफ यू हैव मिस्ड और यू आर लेट, इट इज नॉट एन इशू। ये अपलोड हो जाता है ग्रुप पे, वेब पे चला जाता है, यूट्यूब पे भी चला जाता है, तो तुम देख लेना, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया पिछले क्लास का। ऑप्शन डी का क्या मीनिंग है? 48 में ऑप्शन डी, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ क्वांटा एंड फ्रीक्वेंसी। अरे देखो E इज इक्वल टू NH न्यू लिखते हैं ना, 48 मतलब 48 का जो ऑप्शन डी है यश, E इज इक्वल टू NH न्यू लिखते हैं, तो N के ऊपर क्या डिपेंड करेगा? देखो 48 में जैसे एनर्जी हम लिखते हैं, तो एनर्जी हम डिफाइन करते हैं NH न्यू। ये बताता है जैसे नॉर्मली एक वेव मान लो, तो ये नंबर ऑफ क्वांटा है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो इस पे तो एनर्जी डिपेंड करता है ना, इस पे करंट थोड़ी डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर यश? इज दैट क्लियर टू यू? अरे यश बताओ, तुम्हें समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक, फाइन। तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या चालू किया था? लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बोर्स थ्योरी, राइट? लास्ट क्लास में हमने चालू किया था बोर्स थ्योरी। तो बोर्स थ्योरी स्टार्ट करने के पहले, बोर्स थ्योरी स्टार्ट करने के पहले हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, वो सबको याद है? जैसे हमने डिफाइन किया था लीनियर मोमेंटम, हमने डिफाइन किया था एंगुलर मोमेंटम, हमने कुछ फोर्सेस वगैरह डिफाइन किए थे, और मैं बोला था कि जैसे आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आप पढ़ के आएंगे। तो वो सारे रिजल्ट्स पढ़ के आए हो सब लोग? वो सारी चीजें सबके दिमाग में है ना? क्योंकि फिर मैं यूज करूंगा और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ये कहाँ से आ गया, तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए वो पढ़ के आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग बोर्स थ्योरी स्टार्ट करते हैं। देखो बोर्स थ्योरी में फिर भी मैं कुछ चीजें और रिवाइज करवा देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्सेस अट्रैक्टिव हैं। सर वो ऑर्गेनिक को कल कंटिन्यू में चालू किया था, दोनों मिक्स हो जाएगा अभी। क्या दिक्कत है वेदांत? क्या मिक्स हो जा रहा है तुम्हारा वेदांत? क्या दिक्कत है? तो कोई बात नहीं, यहाँ से तुम देख लो क्या दिक्कत है। वो डाल देंगे, नोट्स डाल देंगे, टेंशन मत लो, फिल अप नोट लो, ठीक है, चला जाएगा नोट्स। तो देखो हमने ये सीखा था कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब फोर्सेस अट्रैक्टिव, और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव का मतलब फोर्सेस रिपल्सिव। ठीक है, निखिल तुमने उल्टा नहीं लिख दिया। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो का मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं है। एक्चुअली अलग अलग रखो, फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए अलग अलग नोटबुक रखो, ठीक है, दैट विल बी इजियर फॉर यू। ठीक है वेदांत, वैसा कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ देखो अब हम बोर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। देखो बोर थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, ये इंपॉर्टेंट एक कहानी है जो हमें समझनी है। बोर थ्योरी, हाँ इनऑर्गेनिक में ही लूंगा, ठीक है। तो अब बोर थ्योरी में बहुत सारी चीजें जो हैं हमें सीखनी है। सर इफ वी टेक पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटी देन इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। देखो ग्रेविटी का अलग रेफरेंस है। जैसे प्रणव, यदि तुम समझो कि तुम अर्थ के सरफेस पे हो, तो अर्थ के सरफेस पे तुम जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो तो तुम मॉड mgh डिफाइन करते हो। तुम्हारी एनर्जी एक्चुअली अर्थ के सरफेस पे नेगेटिव है, तुम्हारी एनर्जी अर्थ के सरफेस पे नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो किसका होगा पता है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज आइसोलेटेड, विच इज आइसोलेटेड। ठीक है, जैसे मान लो, समझने की कोशिश करो, ये बॉल जो है ऊपर भेज रहे थे तो ये वापस आ रहा था, यानी यहाँ पे इसकी एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। उसी तरह अर्थ के सरफेस के ऊपर तुम बॉल फेंको तो वापस नीचे आता है,
यानी ये बॉल इस अर्थ के सरफेस से अट्रैक्टेड है, तो इसका भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही होगा। बट फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मॉड लेते हैं, तो वो मॉड आता है mgh, हम मैग्नीट्यूड सिर्फ कंसिडर करते हैं, ठीक है। और जी भी नेगेटिव है, ठीक है, नहीं मतलब बेसिकली मैं तुम्हें एनर्जी समझाऊं तो तुम जो mgh पढ़ते हो वो एक्चुअली में मैग्नीट्यूड है। तुम यदि बॉल को इतना एनर्जी दे दो जिस एनर्जी से ये अर्थ के सरफेस पे अट्रैक्टेड है, प्रणव इधर ध्यान दो, तुम बॉल को उतना एनर्जी दे दो जितनी एनर्जी से सरफेस पे अट्रैक्टेड है, तो ये कभी वापस ही ना आए। समझ में आया? आइसोलेटेड मतलब विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। आइसोलेटेड, अच्छा कोई लड़का यदि आइसोलेटेड है तो इसका मतलब क्या है, वो किसी से कोई बात नहीं करता। समझ में आया? आदित्य समझने की कोशिश करो, यदि कोई चीज आइसोलेटेड है इसका मतलब वो किसी से कोई इंटरेक्शन करता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आइसोलेटेड का मतलब दैट ऑब्जेक्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नो फोर्स। If there is somebody which is not under influence of any force, then we will call it isolated. Is that clear? Everybody, is that clear? या नहीं है क्लियर? अभी भी क्लियर नहीं है? देखो मैं फिर से समझाऊं, आइसोलेटेड का मतलब जैसे तुम आइसोलेटेड हो, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे हो, क्वारंटाइन समझ लो आइसोलेटेड का मतलब, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। जैसे होता है ना क्वारंटाइन है, मतलब आप किसी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, सो दैट इज आइसोलेटेड। उसी तरह से यदि कोई चीज आइसोलेटेड है इसका मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तुम जो फिजिक्स में अब तक एमजीएच क्लास 10 तक पढ़ते आए हो वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो मैग्नीट्यूड है, इससे आधार कुछ नहीं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की एनर्जी नेगेटिव ही है क्योंकि ऊपर जाने पे वापस नीचे आ जाता है। सैटेलाइट भी देखो, सैटेलाइट भी नेगेटिव एनर्जी में ही है क्योंकि वो अर्थ को छोड़ के बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, अब आ जाए हम अपने बोर्स थ्योरी पे। एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्रणव तुमने पूछा था, तुम्हें क्लियर है? आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन फिर से एक्सप्लेन करो। देखो आयनाइज इलेक्ट्रॉन आसान चीज है, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात है नहीं। मान लो सी, आयनाइज इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए नेक्स्ट पेज पे ही चला जाता हूँ मैं सीधा, या फिर इधर कर लेता हूँ यूज में। देखो आयनाइज इलेक्ट्रॉन तुम्हें समझना है। आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है? मान लो ये न्यूक्लियस है और इसके आसपास ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अब ये न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और तुम इसको निकाल के बाहर फेंक दो। मतलब सी, यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव है ना? फोर्स अट्रैक्टिव है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी बताओ? इनकी एनर्जी नेगेटिव होगी। यश, इज दैट क्लियर? यश ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अब एनर्जी नेगेटिव है, तो अब हम एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट देखो, एनर्जी नेगेटिव जैसे कैसे समझाया था, इसका एनर्जी जीरो, इसका एनर्जी नेगेटिव और इसका एनर्जी पॉजिटिव। इसका नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? ये अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहता। और ये पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये अपनी जगह को छोड़ना चाहता है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये जीरो है। ये ग्राउंड के रेफरेंस में समझाया है। तो अब यदि हम ऐसा कुछ कर दें कि ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जीरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन अब किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा ना। तो अब मान लो इसका एनर्जी हमने दिया -k, इसका एनर्जी हमने लेट से डिफाइन किया, एनर्जी लिख दिया -k, कुछ भी वैल्यू लिख दिया। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बताओ? व्हाट विल बी आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगा? इट विल बी +k, बिकॉज इसको +k दोगे तो इसका एनर्जी जीरो हो जाएगा। अभी समझ में आया यश, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? यश, इज इट क्लियर नाउ? बिकॉज यदि इसका एनर्जी -k है और इसको हम +k देते हैं तो इसका टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा। मतलब वो कंप्लीटली आइसोलेटेड है, वो अब किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। तो अब हम बोर्स थ्योरी चालू कर लें? अभी भी कोई डाउट है? एवरीबडी, शुड वी स्टार्ट बोर्स थ्योरी नाउ? ये लिखना है क्या ओवरऑल चीज? ये सबको लिखना है क्या? ये तो पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है। एवरीबडी, डू यू वांट टू राइट दिस? नो, ठीक है। तो वापस अब आ जाते हैं हम बोर थ्योरी के ऊपर। देखो बोर एक बड़ा चालाक साइंटिस्ट था। इसकी एक कहानी है। देखो कुछ साइंटिस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब इसको समझाने के लिए मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक मर्डर का केस है, ठीक है?
मर्डर का केस है, सामने एक मर्डर हुआ है, पुलिस वाला है इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। तो कोई पुलिस वाले क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि ये कैसे हुआ, उस रात ये बंदा किससे बात किया, क्या क्या किया, ठीक है। तो वो पूछताछ पे विश्वास करते हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू रिजल्ट बना रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है? एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो क्राइम सीन पे गया, वहां पे एक मर्डर हुआ है और उसने क्या किया, चारों तरफ पता किया कि क्या हो रहा है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड, वो सारी चीजों को पता करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है। ये बात समझ में आ रही है? इंफॉर्मेशन गैदर करता है और वो इंफॉर्मेशन से जो ऑब्जर्वेशन बनता है उस पे कहानी बनाता है अपना, मतलब कि ऐसा हुआ होगा। वो सारी चीज ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करता है कि अच्छा ये सीसीटीवी में फुटेज ये है, इसका मतलब ये बंदा ऐसे होगा। तो वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड काम करता है, एकदम एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो ये जो काम किया पुलिस वाले ने वो कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल था, यानी वो इवेंट्स के बेसिस पे कोई स्टोरी बना रहा है, ठीक है, ठीक है। और वो एक तरीका हो गया। तो साइंटिस्ट भी दो तरह के थे, एक तो जो सीधा एक्सपेरिमेंट करते थे, मतलब प्रैक्टिकल करते थे और उसके बाद उस प्रैक्टिकल के बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशन निकालते थे और उससे थ्योरी बनाते थे। एक्सपेरिमेंट वाला तुमने अब जैसे देखा जे थॉमसन, जे थॉमसन क्या करता था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी किया, तो वो एक्सपेरिमेंटल था, ठीक है। उसके बाद रुदरफोर्ड ने क्या किया, रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया न्यूक्लियस के बारे में, तो जो एक्सपेरिमेंटल बातें बताई वो भी सही थी। तो इन्होंने जो भी किया, इन्होंने कोई थ्योरी नहीं बनाया था, इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। समझ में आ रही बात? इन्होंने कोई थ्योरी बनाया था क्या एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है नहीं? जवाब दो। इन्होंने कोई थ्योरी बनाया था? कोई थ्योरी नहीं बनाया था, इन्होंने सिर्फ रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया था कि रिजल्ट क्या आ रहा है। कोई थ्योरी इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने अपना कोई दिमाग लगाया नहीं था। ये जो बंदा है बोर थ्योरी, इसने प्रॉपर दिमाग लगाया है इस पर्टिकुलर, पहली बार जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो चीजों को एक्सप्लेन करेगा। अब बोर ने, अब देखो दूसरा तरह का जासूस क्या होता है, वो आता है, देखता है कि क्राइम सीन है, मर्डर हुआ है, तो वो खुद से स्टोरी बना देता है। खुद से स्टोरी मतलब उसको ज्यादा एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन से कोई मतलब है नहीं, वो चीजों को आसपास देखता है, खुद कहानी बनाता है, केस क्लोज्ड। ऐसे पुलिस वाले नहीं होते क्या? समझ में आ रही है बात? वो खुद ही कहानी बना दिया, क्या हुआ है नहीं हुआ है, ही इज नॉट बॉदर्ड। उसने देखा कि अच्छा ये घटना हुई है, स्टोरी वो खुद बनाएगा और केस क्लोज कर देगा। तो उसने थ्योरी बनाया जिसने खुद से स्टोरी बनाया, और एक जो होता है वो स्टोरी पता करता है। तो अब देखो ज्यादा साइंटिस्ट भी दो तरह के होते हैं, एक जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जाते हैं और एक जो थ्योरी बनाते हैं, ठीक है। तो अब जो थ्योरी बनाने वाले लोग हैं ना वो ज्यादा मशहूर होते हैं, वो ज्यादा फेमस होते हैं। अब थ्योरी बनाने वाले साइंटिस्ट कौन कौन से हैं जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं, ये लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन्हीं के बारे में अब धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। ये है बोर, ये है आइंस्टाइन, जैसे आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, आइंस्टाइन, डाल्टन भी ठीक है, डाल्टन लेकिन छोटे लेवल का है, बड़े लेवल के ये सब हो गए, बोर हो गया, आइंस्टाइन हो गया, डी ब्रॉगली हो गया, करेक्ट, हाइजेनबर्ग हो गया, उसके बाद तुम पढ़ोगे श्रोडिंजर हो गया। तो ये सब एक्सपेरिमेंट ज्यादा नहीं करते हैं, ये सीधा थ्योरी बनाते हैं, श्रोडिंजर, करेक्ट, हाँ। तो ये सब जो थ्योरी बनाते हैं ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में काफी टाइम लग जाता है, बट जो थ्योरी बनाता है वो जल्दी काम कर सकता है। और यदि वो थ्योरी, जैसे उस मर्डर केस में उस इंस्पेक्टर ने जो कहानी बनाया, यदि वो कहानी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करती है और छोटी से छोटी चीज को एक्सप्लेन कर देती है, तो वो अदालत में प्रूव भी हो जाएगा और उसके हिसाब से जो भी जिसको भी फांसी देना है वो दे भी दिया जाएगा। तो अभी क्या है, थ्योरी बनाओ और चीजों को एक्सप्लेन कर दो। इफ इट इज एबल टू एक्सप्लेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस देन थ्योरी इज करेक्ट, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो बोर ने बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी बनाई, बोर ने कुछ ऐसी कहानी बना दी और उस कहानी के बेसिस पे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी और सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा था। तो इसने एक अपनी थ्योरी में और मतलब अपने से लॉजिक बनाया और वो लॉजिक सब कुछ सही से एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब बोर थ्योरी सही है। और बोर की थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से भी और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। तो आई होप यू आर क्लियर कि व्हाट इज गोइंग टू कम इन बोर थ्योरी। ये सबको समझ में आया? ये क्या करेगा, कुछ अजम्पशंस करेगा और उन अजम्पशन से थ्योरी बनाएगा और उस थ्योरी से सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा कि एटम के अंदर क्या कैसे होता है। इज दैट क्लियर?
वो अजम्पशन सही है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, बट यदि वो अजम्पशन सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, इसका मतलब वो अजम्पशन सही है। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो लेट अस लुक एट द पोस्टुलेट्स। लेट अस लुक एट द पोस्टुलेट्स। अब बोर क्या दिमाग लगाया वो भी देखते हैं। तो बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स बनाए थे, तो लेट अस लुक एट दोस पोस्टुलेट्स। अब पोस्टुलेट्स क्या होते हैं बताओ? टेल मी व्हाट आर पोस्टुलेट्स? Postulates are the assumptions which are made before proposing a theory. अब वो सही है या गलत है इनसे कोई मतलब होता है क्या? यदि वो assumption के बेसिस पे सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं, इसका मतलब उस assumption सही है। ये assumption का कोई प्रूफ नहीं होता है, ठीक है? ये assumption का कोई प्रूफ नहीं है। तो पोस्टुलेट ने कुछ बोर ने कुछ पोस्टुलेट बनाए थे। पहली चीज देखते हैं क्या। पोस्टुलेट लिखने के पहले मैं एक पॉइंट लिखूंगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है? बोर इंट्रोड्यूस्ड ये पोस्टुलेट नहीं है, पोस्टुलेट इसके बाद लिखूंगा। क्वांटाइजेशन, बोर इंट्रोड्यूस्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स, बोर इंट्रोड्यूस्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स टू एक्सप्लेन द शॉर्टकमिंग्स ऑफ रुदरफोर्ड्स थ्योरी। अब देखो यहां पर फिर से एक नई चीज आ गई, क्वांटाइजेशन। बोर ने एक टूल का इस्तेमाल किया है जिसका नाम रखा है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन सबको पता है ना, व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन सबको पता है, रिस्ट्रिक्शन। मतलब बोर ने अपनी थ्योरी में एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए, ठीक है? तो बोर ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये था कि बोर इंट्रोड्यूस्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स टू एक्सप्लेन द शॉर्टकमिंग्स ऑफ रुदरफोर्ड्स थ्योरी। अब देखते हैं पोस्टुलेट क्या था। पहला पोस्टुलेट 1। अब ये कैसे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है वो देखते हैं। बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड the nucleus in orbits of fixed energy, in orbits of fixed energy, ठीक है? इन अदर वर्ड्स, इसको एक बार लिख लेते हैं उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। इन अदर वर्ड्स, the energy of an electron, the energy of an electron moving in the Bohr's orbit, उसने अपने नाम पे ही रखा Bohr's orbit, is quantized, is quantized। अब since the energy is fixed, since the energy is fixed, so radius is also fixed, radius is also fixed, and these orbits were called stationary orbits। अब ये समझ में आई बात कि बोर ने क्या बोलने की कोशिश करी है, ठीक है? बोर ने बोला के शेल क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 को बोलते हैं के शेल। एल शेल क्या होता है, n इज इक्वल टू 2। के एल एम एन, नाम सुना है, पहले भी सुना होगा के एल एम एन, ठीक है? के एल फिर आ जाता है एम, आ गया n इज इक्वल टू 3, फिर n इज इक्वल टू 4, ठीक है? ये सब सुना होगा तुमने। फिर स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोलते हैं और इसको शेल भी बोलते हैं। अब ये समझ में आया उसने बोला क्या? कुछ समझ में आ रहा है? उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आसपास रेडियस में घूमता है, और उस रेडियस जो है उसका ऑर्बिट, उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, यानी उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है। ये पहले लिख लो, आई विल एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। एवरीबॉडी प्लीज राइट इट डाउन। ये सब लोग पहले लिख लो, मैं इसको समझाऊंगा कि क्या मतलब है इसका। एवरीबॉडी रिटन? सब लोग लिख लिए? ठीक है, ठीक है, आई एम वेटिंग, प्लीज राइट डाउन। रुक जाओ, आई विल एक्सप्लेन। प्रणव, आई विल एक्सप्लेन, पहले लिख लेने दो लोगों को।
के एलिमेंट नाम ही है उनका, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, इस तरह से उसका नाम उसने ऐसे रखा है। के एलिमेंट ही क्यों, उसका मर्जी है, अब इसमें तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ। पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो अपने थ्योरी में कुछ भी नाम रख दे। उसने अब ऐसा क्यों किया, कन्वेंशन है। के से कर्नल होता है। देखो ये सारे नामकरण कन्वेंशन के ऊपर होते हैं, ठीक है। अब उसके दिमाग में क्या सही लगा, क्या कन्वेंशन है, ये उसके ऊपर है। तो नामकरण में कोई लॉजिक नहीं होता है, वो सबकी अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, ठीक है। ओके एवरीबॉडी रिटर्न। देखो अब इसने क्या समझाया, इसने क्या समझाया, देखो अभी तुम लोग को पता है कि क्लास 1 के बाद बच्चा सीधा 2 में जाता है, फिर 2 के बाद 3 में जाता है, फिर 4 में जाता है, 5 में जाता है, 6 में जाता है, 7 में जाता है, 8 में जाता है, 9 में जाता है, 10 में जाता है, 11 फिर 12, इस तरह का सीक्वेंस होता है। कोई ऐसा पूछता है क्या कि क्लास 1.1 में क्यों नहीं गए? क्लास 1.1 में कोई जाता है क्या? नहीं। क्लास 2.73 में कोई जाता है क्या? नहीं। क्लास 9.87 में कोई जाता है? नहीं। क्लास 11.11 में जाता है क्या? नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा सिस्टम ही क्वांटाइज्ड है, करेक्ट। क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है कि क्लास 1 2 3 4 5 हो सकता है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। यानी ये सिस्टम बनाया गया है कि ये नंबर्स क्वांटाइज्ड हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी अलाउड हैं। ये सिस्टम है ना कि यही सब अलाउड है, ये सारे अलाउड हैं और ये सारे रेस्ट्रिक्टेड हैं, ये सारे रिस्ट्रिक्टेड हैं। अब यदि कोई ऐसा रखता कि क्लास 0.1 में हो, क्लास हम 1 को 0.1 रखते हैं, फिर 0.11 को 2 रखते हैं, तो इसको एक्सेप्ट करते तुम बचपन से, क्योंकि ये चल रहा होता। तो अब ये तो सिस्टम बनाया हुआ है ना, जिसमें सिर्फ यही अलाउड है और ये अलाउड नहीं है, तो ये तो इसने सिस्टम बनाया। तो अब सिस्टम बनाया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस सिस्टम में ये सारे क्वांटाइज्ड हैं, यानी कि क्लास जो हम 1 से 2 में जाते हैं वो भी तो क्वांटाइज्ड है ना, वो सारा अलाउड तो है नहीं। इज दैट क्लियर? तो अब बोर ने क्या बोला, बोर ने बोर ने क्या बोला, लेट अस सी दिस। इसको नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूं। बोर ने क्या बोला कि अब जैसे क्लास का सिस्टम को फिक्स किया, तो बोर ने बोला कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। बोर ने क्या बोल दिया कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है ऑर्बिट में वो एनर्जी इसका क्वांटाइज्ड है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है। एनर्जी क्वांटाइज्ड का मतलब only certain energy levels are allowed, only certain energy levels are allowed and rest are restricted। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पर कुछ ही एनर्जी, अब देखो एनर्जी बढ़ाओगे तो रेडियस बड़ा होगा, एनर्जी कम करोगे तो रेडियस छोटा होगा, ये बात समझ में आ रहा है? एनर्जी बढ़ाओगे, जैसे स्ट्रिंग जो है एनर्जी लूज करते हुए इस तरह से गिर जाता है, तो एनर्जी कम होता है तो नजदीक आने लगता है, एनर्जी ज्यादा होता है तो बढ़ने लगता है। इसने कहा कि हम एक मॉडल बना रहे हैं जिसमें एनर्जी हम फिक्स कर देंगे। उसने क्या बोला, उसने ऐसा माना, एक अजम्पशन माना कि एनर्जी चेंज हो ही नहीं सकता, एनर्जी मैं क्वांटाइज कर रहा हूं, एनर्जी क्वांटाइज्ड। अब ये एनर्जी का क्वांटाइजेशन जो है ना, कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ये उसका एक अजम्पशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, उसने ये मान लिया और ये मान के सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका मतलब ये अजम्पशन सही है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। उसने बोला कि एनर्जी क्वांटाइज होता है और कुछ ही एनर्जी लेवल्स अलाउड होंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है क्या? अब ये रेडियस चेंज हो सकता है? अब ये रेडियस इज फिक्स्ड, अब रेडियस फिक्स्ड है यानी स्टेशनरी है। अब इसलिए इसको बोलते हैं, आई विल कम टू यू प्रणव, आई विल कम टू यू, प्लीज वेट। एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं है, एनर्जी का मतलब यहाँ पे है टोटल एनर्जी, सम टोटल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली वी मीन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? यस, इज दैट क्लियर? एनर्जी मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल, मैक्सवेल ऑब्जर्वेशन पे आई कम टू यू प्रणव, प्लीज वेट। एनर्जी का मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जी। अब एनर्जी यदि इसने फिक्स किया, इसका ये अजम्पशन है, इसने एनर्जी फिक्स किया, तो अब तो ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये यहीं पे रहेगा ना। एनर्जी फिक्स करने पे ऊपर ना जाएगा ना नीचे जाएगा, ये यहीं रहेगा। जैसे ट्रेन जानते हो ना, एक ट्रैक पे चलती है,
उसका ट्रैक फिक्स्ड है तो ट्रेन आगे पीछे जाता नहीं है। इज दैट क्लियर? तो एनर्जी फिक्स करके इसने ऑर्बिट फिक्स कर दिया और मैक्सवेल वाली बात काट दी कि ऊपर नीचे जा सकता है। इज दैट क्लियर? अब ये इसका अजम्पशन पे सब क्यों भरोसा करेंगे, वी विल सी दैट। वो कैसे भरोसा आया, इससे क्या क्या एक्सप्लेन हुआ, विल सी दैट। बट इसका कोई प्रूफ इसने नहीं दिया कि एनर्जी, अब देखो ये एनर्जी क्वांटाइज क्यों है ये भी डी ब्रॉगली ने प्रूव किया था, बट वो आगे पढ़ेंगे हम। बट बोर ने इसको प्रूव नहीं किया था। डी ब्रॉगली ने इसको भी प्रूव कर दिया था कि कैसे एनर्जी क्वांटाइज्ड है, बट ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है सर, इज स्पीड कांस्टेंट? हाँ देखो इसके बारे में उसने कुछ बोला नहीं था, उसने बोला था एनर्जी क्वांटाइज्ड है। इज दैट क्लियर? उसका ये अजम्पशन है, इस पे कोई हम डिबेट नहीं कर सकते। ये कैसे आया वो हम आगे पढ़ेंगे। डी ब्रॉगली ने इसको प्रूव किया था कि एनर्जी कैसे क्वांटाइज्ड है, बोर ने नहीं किया था कुछ इसके बारे में बात, तो हम यहाँ बात नहीं करेंगे, जब समय आएगा तब बात करेंगे। अभी इस पे ध्यान दो कि हाँ डी ब्रॉगली को जब इक्वेशन देखेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे क्वांटाइज हुआ। यहाँ पे इसका कोई प्रूफ नहीं है, बोर ने नहीं दिया था कुछ प्रूफ। तो बोर ने बोला कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, अब एनर्जी क्वांटाइज है तो रेडियस क्वांटाइज्ड होगा और ये मूव नहीं करेगा। ये सबने लिख लिया, तो उसी के नीचे लिख लो एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से उसने KLMN बता दिया, इसने KLMN बता दिया। अब देखो बोर की ये ड्रॉ कर लिया सबने, ठीक है। अब बोर की असली चालाकी तुम्हें अब दिखाई देगी। सी नेक्स्ट पोस्टुलेट जो है, पोस्टुलेट 2, पोस्टुलेट 2 में इसने क्या बताया, इसने ये प्रूव कर दिया कि वाई, देखो हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा था ना, एवरीबॉडी डू यू नो व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज क्वांटाइज्ड, यानी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों क्वांटाइज्ड होता है। बोर ने प्रूव किया है कि वो कैसे क्वांटाइज्ड होता है। बोर ने, अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। बोर ने ये प्रूव किया कि एनर्जी कैसे क्वांटाइज्ड होता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कोई रीजन नहीं दिया गया था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड क्यों होता है, बस ये बोल दिया गया था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है। ये बात पता है ना एवरीबॉडी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये बताया गया था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड क्यों होता है। वाज एनी रीजन गिवन? यहाँ पे बोर ने रीजन दिया है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड क्यों होता है। तो ये सिर्फ एटम का स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये पुरानी चीजों को भी प्रूव कर रहा है। तो अब बोर ने क्या एग्जांपल दिया देखो, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम मार्केट में जाते हो और मार्केट में सिर्फ ऐसे, मतलब मार्केट में जो तुम ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मान लो नोटबंदी आ गया तो सिर्फ 100 और 500 के नोट चल रहे हैं, तो तुम जो ट्रांजेक्शन कर सकते हो वो कितने का कर सकते हो? या फिर मान लो सिर्फ 500 के नोट चल रहे हैं तो 500 रुपए का कर सकते हो, 1000 रुपए का कर सकते हो, 1500 का कर सकते हो, 2000 का कर सकते हो, यानी 500 इंटू एन का कर सकते हो। तो तुम अचानक से मार्केट में गए, ठीक है, और तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ 500, 1000, 1500 के 2000, 2500, 3000 ही चल रहा है, 2200, 2300 रुपए का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो तुम दिमाग में क्या लगेगा, तुम्हारे दिमाग में क्या थ्योरी जमेगा कि सिर्फ जो है 500 के मल्टीपल में ही चल रहा है, बाकी का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, यानी बाकी सारे नोट जो है अब अलाउड नहीं है, नोटबंदी आ गया। समझ में आया? यानी सिर्फ 500 वाला अलाउड है, 500 के नोट अलाउड है, बाकी सब रिस्ट्रिक्टेड है। ये समझ में आया या नहीं आया एवरीबॉडी? ये बात समझ में आया या नहीं आया? यदि बाजार में सिर्फ 500 के मल्टीपल्स में ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी सिर्फ 500 का ही नोट क्लियर है। तो अब इसने बोर ने क्या बोला कि देखो, जब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड होगा, जब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड होगा, तो जैसे मान लो एक सैंपल फंक्शन लिख रहा हूं मैं, सैंपल फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड है, राइट? टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स लेट्स से -k/n²। यहाँ n क्या है? शेल नंबर। तो अब क्वांटाइज है तो सारी वैल्यू तो नहीं ले सकता ना, और ये तो नेगेटिव ही होना चाहिए, तो मैंने एक सैंपल फंक्शन लिया है, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो अब देखो क्या है, बोर ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया है, लेट अस सी दिस। तो उसने क्या बोला कि मान लो एक सैंपल फंक्शन अज्यूम करते हैं और उसके बेसिस पे हम लिखते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -k/n²। तो अब एनर्जी फर्स्ट, टोटल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में क्या आएगा? टोटल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में क्या आएगा? -k। टोटल एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट में क्या आएगा? -k/4।
टोटल एनर्जी थर्ड ऑर्बिट में क्या आएगा, -k/9। टोटल एनर्जी फोर्थ ऑर्बिट में क्या आएगा, -k/16। और टोटल एनर्जी इनफाइनाइट ऑर्बिट में यानी आयनाइजेशन में क्या होगा, -k/∞² यानी 0। तो ये समझ में आया। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन भूल गया ना इस न्यूक्लियस को। अब देखो है तो देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें मजा भी आएगा कि वाह बोर कितना चालाक आदमी था। यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट दैट। K is a constant, K is some constant। तो अब देखो बोर ने क्या बात बताई। बोर ने बोला कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसका फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी हो जाएगा, लेट्स से दिस इज n = 1, तो इसका एनर्जी -k है। तो n = 2 में एनर्जी -k/4 होगा। जस्ट अ मिनट, k/4, हाँ। n = 3 में हम यदि बोले तो ये -k/9 होगा। ये बात समझ में आ रही है, -k -k/4 -k/9 वेयर k इज सम कांस्टेंट। अब जरा बात बताओ, अब यहाँ पे सारी एनर्जी अलाउड है क्या? इलेक्ट्रॉन इन दो एनर्जी के बीच में हो सकता है? अब जरा बात समझने की कोशिश करो। अब जब एनर्जी लेवल्स खुद क्वांटाइज्ड हैं, तो इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो भी क्वांटाइज्ड होगा क्या? अब ये को यहीं पर सबसे बड़ा ट्रिक है। बाजार में सिर्फ 1000, 1500, 2000, 2500 चल रहा था, इसका मतलब ये था कि सिर्फ 500 के नोट ही चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों क्वांटाइज्ड है। क्या रीजन है? बिकॉज एनर्जी लेवल्स खुद ही क्वांटाइज्ड है। ये कुछ लोगों को समझ में आया होगा और कुछ लोगों को अभी भी नहीं चमका होगा। देखो अभी इसको लिख लो पहले तो। उसने क्या बोला कि सिंस, ऊपर वाला लिख लिया था ना सबने, देखो ये चमक जाना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बोर्स ने बोली थी। चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? ठीक है, लिख लो फिर, राइट इट डाउन। अरे आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। मैंने एक सैंपल लिखा है, वो एक्चुअली में क्या आया था हम देखेंगे। मैंने एक सैंपल फंक्शन लिखा है, पहले राइट इट डाउन, आई एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, आई एक्सप्लेन। नहीं भी चमका तो कोई दिक्कत नहीं, आई एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी, फर्स्ट यू कंप्लीट दिस। ये एक सैंपल फंक्शन है। सैंपल मतलब नमूना। एक्चुअली में क्या आएगा, विल सी दैट। ये समझाने के लिए मैं सिर्फ एक सैंपल दे रहा हूं। ठीक है, सबने लिख लिया। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये बोर क्या बोल रहा था। या आ जाएगा, ऐप पे भी आ जाएगा, यूट्यूब पे भी आ जाएगा। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, उसने क्या बोला कि देखो इसने दो चीजें बताई। एक तो बताया एब्जॉर्प्शन और दूसरा क्या बताया, इमिशन। देखो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन absorbs energy, when an electron absorbs energy, then it moves into higher orbits, moves to higher orbits। मतलब समझ में आया? तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? मतलब क्या है इसका, सी, मान लो इलेक्ट्रॉन कहां पे है, फर्स्ट ऑर्बिट में है। तुम इसको एनर्जी दोगे तो ये सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, फिर और एनर्जी दोगे तो ये थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। तो क्या ये सारे, अब जैसे इसका एनर्जी -k है, इसका एनर्जी -k/4 है और इसका एनर्जी -k/9 है, तो अब बताओ ये सारा एनर्जी एक्सेप्ट करेगा क्या? एवरीबॉडी, तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है कि = 1 पे सैंपल फंक्शन के हिसाब से k है, -k/4 है, तो ये सारा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्या? ये सारा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा।
1 से 2 जाने में एनर्जी 3k/4 लग रहा है, और 1 से 3 जाने में एनर्जी 8k/9 लग रहा है। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आकाश, नहीं समझ में आ रहा? देखो क्या है, दिस इज 8k/9, दिस इज 8k/9। मान लो तुम्हारे पास 500 के ही नोट चल रहे हैं, तो ये बात तो चमक जानी चाहिए कि तुम जब 500 ही चल रहा है मार्केट में, तो 500 के बाद नेक्स्ट तो 1000 चलेगा, और 1000 के बाद फिर 1500 चलेगा, 1200 1300 थोड़ी चलेगा। तो अब देखो उसने बोला कि -k अलाउड है, -k/4 अलाउड है, और -k/9 अलाउड है। तो अब k से जब 1 से 2 में जाना है तो इसको कितना 3k/4 एनर्जी लगेगा, और 1 से 3 में जाना है तो 8k/9 में लगेगा। ये समझ में आया? तो उसने क्या बोला कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों क्वांटाइज्ड हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल्स खुद क्वांटाइज्ड हैं। ये समझ में आया? एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों क्वांटाइज्ड हैं बिकॉज एनर्जी लेवल्स खुद क्वांटाइज्ड है। तुम दुकानदार को जो पैसा दे रहे हो, उससे ज्यादा दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टाइप हो जाएगा, ठीक है? -k से ज्यादा दिया तो वो काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल जाएगा। ठीक है आदित्य? आदित्य प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करो क्या है। मान लो दुकानदार को जो तुम पैसा दे रहे हो वो भी 500 के मल्टीपल्स में दे रहे हो, और दुकानदार जो तुम्हें पैसा देगा वो भी 500 के मल्टीपल्स में देगा। तो दुकानदार को जो तुम पैसा दे रहे हो और दुकानदार जो तुम्हें पैसा दे रहा है, वो दोनों क्वांटाइज्ड है। क्यों क्वांटाइज्ड है? बिकॉज सिर्फ 500 के ही नोट चल रहे हैं ना। तो अब बोर ने क्या एक्सप्लेन किया? बोर ने एक्सप्लेन किया कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों क्वांटाइज्ड है बिकॉज एनर्जी लेवल्स खुद क्वांटाइज्ड है। देखो बोर ने एक्सप्लेन कर दिया ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्योंकि एनर्जी, जैसे किसी चीज को गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अक्वायर करता है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन काफी हल्का है तो एनर्जी वही अक्वायर करेगा, और वो तो चार्ज पार्टिकल है भी। तो अब उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो अब एक और चीज समझने की कोशिश करो। मान लो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है, तो हायर ऑर्बिट में जैसे यहाँ पे दिस इज n = 1, दिस इज n = 2, दिस इज n = 3। तो अब इसका एनर्जी -k/9, इसका एनर्जी -k/4, और इसका एनर्जी -k। तो अब बताओ एनर्जी जो है हायर ऑर्बिट में ज्यादा स्टेबल होगा या लोअर ऑर्बिट में? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में ज्यादा स्टेबल होगा या लोअर ऑर्बिट में? जैसे बॉल की एनर्जी यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे, और तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, नीचे ज्यादा स्टेबल होगा। तो तुम जब बॉल को एक्साइट कर दिए इलेक्ट्रॉन को, तो ये वापस नीचे आएगा ना। तो उसने बोला क्या कि when an electron absorbs energy, when an electron absorbs energy and moves to the higher state, and moves to the higher state, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाता है, then it is not stable, then it is not stable। ये ऊपर स्टेबल होगा क्या? यदि ये 3 में चला गया तो ऊपर स्टेबल नहीं होगा, तो ये कहाँ आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, किसमें? 1 में आएगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? then it is not stable। ये बात समझ में आ रही है? 3 पे स्टेबल नहीं है, जैसे बॉल यहाँ भेज देगा तो स्टेबल नहीं है, तो वापस नीचे आएगा ना यहाँ पे। तो इसलिए then it is not stable। therefore ये क्या करेगा? therefore it will move, so it will move to lower energy state, to lower energy level। और जब ये, अब देखो हम समझने की कोशिश करते हैं, then it will move to lower energy level। तो अब इमिशन भी क्वांटाइज है, ये समझ में आया? रिजल्टिंग इन इमिशन ऑफ फोटोन, रिजल्टिंग इन इमिशन ऑफ फोटोन। अब एक बात बताओ, अब क्या, जब अब जंप मारेगा तो अब जैसे 3 ऑर्बिट में था, तो अब क्या कर सकता है? अब ये रिजल्टिंग इन इमिशन, इधर तो इमिशन ही लिखा है। मैंने ये समझा है कि जब एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा ना तो स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए इमिट करता है। ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि इमिट क्यों करता है। आर्यन, इस बात समझ में आ रही है तुम्हें? अरे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर जाएगा तो नीचे क्यों आएगा वापस, बताओ? ये एक्सप्लेन करना होगा ना। अरे देखो सुमति, समझने की कोशिश करो। बॉल यहाँ है, ठीक है, बॉल को हमने एनर्जी देके यहाँ भेज दिया, तो अब एनर्जी एब्जॉर्ब करके बॉल यहाँ चला गया, तो बॉल यहाँ पे स्टेबल है क्या? सुमति, कैन यू सी दिस? बॉल यहाँ स्टेबल है, तो बॉल वापस आएगा ना नीचे।
तो जब बॉल नीचे वापस आएगा तो यहाँ एनर्जी ट्रांसफर करेगा ना, ये समझ में आ रहा है? हाँ, तो मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करके तुरंत इमिट कर देता है। तो अब ये जब इमिट करेगा तो फोटोन इमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमिट करेगा। तो अब जब नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, यानी हम ऐसा लिखें लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाएगा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाएगा, तो यहाँ क्या होता है? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाएगा तो यहाँ होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, यहाँ होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। ये समझ में आया या नहीं आया? अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, और यहाँ पे जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? इमिशन ऑफ फोटोन। समझ में आया? यहाँ पे फोटोन इमिट करेगा। तो अब तुम्हें समझ में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इमिशन दोनों क्वांटाइज्ड क्यों है? इज दैट क्लियर? अब तुम्हें समझ में आया? तो अब बोर ने देखो क्या बात कर दी, उसने बोला, इसने सिर्फ ये प्रूव नहीं किया कि रदरफोर्ड क्यों गलत था, इसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी प्रूव कर दिया। मतलब आप बाकी साइंटिस्ट को ऐसा बोला कि आप लोग जितना ज्ञान लेके बैठे हैं हम सब एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, तो अब कोई कुछ बोलने वाला था ही नहीं। अब उसकी बात क्यों एक्सेप्ट की गई? क्योंकि उससे ज्यादा लॉजिकल बात कोई कर ही नहीं रहा था, तो सब उसकी बात मानेंगे ना, सारे मिट नहीं करेंगे। वेदांत विल कम टू यू। एवरीबडी, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो ये लिख लो पहले, तो ये लिख लिया सबने? दोनों तरफ लिख लिया एब्जॉर्प्शन और इमिशन का? नो सर, नहीं लिखा अब तक। तो लिख लो फिर। ठीक है, देयर आर पीपल हु हैव नॉट रिटन, लेट अस वेट फॉर देम। प्रांजल बोल रहा है एक्सप्लेन करें इमिशन। फुल्ली करेक्ट, हाँ आर्यन, ये थ्योरी फुल्ली करेक्ट है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अब देखो प्रांजल क्या हो रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके ये ऊपर जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में जाता है, तो यहाँ पे स्टेबल होगा क्या? प्रांजल ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये स्टेबल होगा क्या? प्रांजल जवाब दो। तो ये नीचे आएगा ना। अरे जैसे बॉल को ऊपर फेंको तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके बॉल ऊपर जाता है, तो जब बॉल ऊपर से नीचे आता है तो नीचे एनर्जी ट्रांसफर भी तो करता है। तो यहाँ पे उसी तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमिट भी तो करेगा। इज दैट क्लियर? तो नहीं, दिस इज ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम आकाश, दिस इज नॉट फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन। एवरीबॉडी रिटन? यस। सेकंड पोस्टुलेट की स्टेटमेंट यही है। सेकंड पोस्टुलेट में क्या लिखा है हमने? पोस्टुलेट 2 अभी तक नहीं लिखा हमने, पोस्टुलेट 2 हमें समझा रहा हूं, मैं लिखूंगा अभी। दिस इज ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हम तो एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हमने दो बॉल थोड़ी रखा है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर सकता है ये। अब देखो क्या है, एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू डेल्टा E, या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब। ये समझ में आया? अरे कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी डिफरेंस ना, ये समझ में आया? अरे जैसे 1 से 2 में गया तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? जैसे यहां समझने की कोशिश करो, एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट का है -k, तो सेकंड में भेजने के लिए एनर्जी कितना चाहिए? यदि हमें इसको सेकंड में भेजना है तो कितना एनर्जी देना होगा? 3k/4। और मान लो फर्स्ट से थर्ड में भेजना है तो कितना देना होगा? फर्स्ट से थर्ड में भेजना है तो कितना देना होगा? 8k/9। तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुआ that is proportional to the magnitude of energy between the two energy levels. Is that clear? E1 minus E2 is equal to energy absorbed, या फिर you can write En1 minus En2 is equal to
delta E absorbed, and this is equal to hc by lambda absorbed. Is it clear? ये तो hc by lambda के बराबर ही होगा ना. उसी तरह से मैं लिखूं mod E n2 minus mod E n1 is equal to delta E emitted, that is hc by lambda emitted. Is it clear? एवरीबॉडी यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? इसको लिख लो फिर. Written everyone? चलो, अब should we move to the next page now? Is E1 मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल. हाँ, E1 मतलब देखो, E1 मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल, E2 मतलब एनर्जी ऑफ सेकंड शेल, En1 मतलब एनर्जी ऑफ N1 शेल, En2 मतलब एनर्जी ऑफ N2 शेल. इस तरह से. Everybody done? चलो, so let us move to the next page. तो अब देखो सेकंड पोस्टुलेट क्या है बोर की. बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है बोर ने. एनर्जी इमिट करता है तो फिर से लोअर ऑर्बिट में आएगा. बिल्कुल. अरे बॉल ऊपर फेंको तो नीचे ही आएगा ना. तो बॉल ऑब्जेक्ट तो वहां रहेगा ना जहां पे उसकी एनर्जी मिनिमम है. यस, इज दैट क्लियर? यश, तुम्हें बात समझ में आ रही है? रिस्पॉन्ड करो. ठीक है. तो अब जो दूसरा पोस्टुलेट है वो एक्चुअली ये है. दिस इज पोस्टुलेट 2 कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और emitted discontinuously. It is absorbed or emitted discontinuously. It is because the energy levels are them, means जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वही इमिट करेगा. हाँ बिल्कुल. जो एनर्जी बॉल लेके ऊपर जाता है, बॉल हवा में फेंको, वही एनर्जी लेके नीचे भी आता है ना सुमति. इज दैट क्लियर? So that is how it will be explained. It is because the energy levels are themselves quantized. तो ये इसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को प्रूव कर दिया कि कैसे एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है. इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है. नाउ लेट अस कम टू थर्ड पोस्टुलेट. अब देखो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के आसपास, और न्यूक्लियस के ऊपर यदि इसका न्यूक्लियस के ऊपर, अच्छा एक टर्म्स होता है. देखो टोटल कितने पोस्टुलेट्स हैं? मैं 4 लिखवाऊंगा. तुम्हारे बुक में ज्यादा पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं, बट वो एक ही पोस्टुलेट को 3-4 बार लिख दिए हैं. टोटल 4 ही पोस्टुलेट होते हैं इसके. अच्छा, एक्साइटेशन नाम सुना है? एक टर्म होता है एक्साइटेशन. एक्साइटेशन का मतलब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना, लोअर से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट. एक्साइटेशन का मतलब, एक्साइट करना मतलब एनर्जी देना. गुड, आर्यन सही है. एक्साइटेशन मतलब गिविंग एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन. तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो नीचे से ऊपर जाएगा. एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन को तो एक्साइटेशन है. और एक टर्म होता है डी एक्साइटेशन. डी एक्साइटेशन का मतलब यहां इमिशन ऑफ फोटोन होगा, यानी हायर से लोअर आएगा. राइट. तो रिलीज ऑफ फोटोन बाय एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज कर देगा वो. तो एक्साइटेशन एब्जॉर्प्शन है एक्चुअली, और डी एक्साइटेशन इमिशन है. ये सेकंड पोस्टुलेट में है, इसको भी लिख लो. देखो कई बुक्स इसको अलग अलग पोस्टुलेट बना देते हैं, बट एक्चुअली ये सेकंड पोस्टुलेट ही है. जितना हमने अभी पढ़ा सारा सेकंड पोस्टुलेट ही था.
ये लिख लो, एक्साइटेशन होता है, एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं एक्साइटेशन, और इमिशन को बोलते हैं डी एक्साइटेशन। ये भी लिख लो साथ में, ये भी सेकंड पोस्टुलेट का ही पार्ट है। इलेक्ट्रॉन के के नीचे क्या है? इलेक्ट्रॉन के कहाँ लिखा है? इलेक्ट्रॉन के नीचे आएगा क्या? कहाँ पूछ रहे हो? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। आदित्य, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी क्या पूछना चाह रहे हो। तुम्हारा बात मुझे नहीं समझ में आया। जेड है वो, जेड ई। अरे वो सर जेड, वो नहीं जेड सर, ई है, वो जेड ई सर है। चार्ज और न्यूक्लियस है ये। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा मतलब फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो काइनेटिक एनर्जी से नीचे आएगा ना, अट्रैक्शन, न्यूक्लियस देखो की अभी अट्रैक्शन। रुक जाओ, हम काइनेटिक एनर्जी वगैरह की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग अभी क्वांटिटेटिव मॉडलिंग पे आए नहीं है, ठीक है। ठीक। तो हम अभी टोटल एनर्जी की बात करेंगे क्योंकि हम अब लोग उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जिस वक्त पहुंचेंगे उस वक्त बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये सबने लिख लिया। जैसे जेड ई, चार्ज और न्यूक्लियस, यदि उसमें जेड प्रोटॉन्स है तो टोटल चार्ज जेड ई हो जाएगा। ये समझ में आया सबको? जेड ई। अब देखो क्या है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गया जेड ई। तो अब देखो उसने क्या बोला, उसने बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा के जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। यदि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आर है तो ये आर स्क्वायर होगा। और हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई आर। तो उसने क्या लिखा कि जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। मतलब ये वही बात है कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्बिक इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। इसको ड्रॉ कर लो, इसका वर्ड में मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। राइट डाउन, इसको लिख लेते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स, समझ नहीं आया? ठीक है मैं समझाता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स required for circular motion, the centripetal force। हाँ ये थर्ड है, थर्ड पोस्टुलेट है ये। अरे रुक जाओ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्लीज, अभी लिख लो पहले, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझे हो? वेट प्लीज वेट। The centripetal force required for circular motion is provided by the electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus। ये पहले लिख लो सब लोग। Everybody written? ओके देखो अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, राइट? इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग लाइक दिस। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये बात समझ में आ रही है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। तो अब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जैसे मान लो सन के आसपास अर्थ घूमता है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ को घूमने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन देता है? बताओ। जैसे अर्थ घूमता है तो ग्रेविटी देता है, राइट? उसी तरह से मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के वैसे अर्थ घूमता है, राइट? उसी तरह से हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के आसपास, तो इसको घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? इसको घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है, विच इज गिविंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात समझ में आया? तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है ना सर्कुलर मोशन के लिए। ओम, तुम्हें बात समझ में आई? ओम
अरे ओम ने पूछा था, वो तो बताया ही नहीं। तो अब देखो क्या है, मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स जानते हैं ना, कूलम्बिक फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मैंने याद करने बोला था। अब ये सब मत पूछना कि mv स्क्वायर बाई आर कहां से आया, क्योंकि ये बोला था याद करना है तुम लोगों को। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई आर, ये सबको पता है ना। और फोर्स इनके बीच में होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये K है, ये Q1 है, ये Q2 है, तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखो K ZE स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज mv स्क्वायर बाई आर। इज इट क्लियर नाउ? एवरीबॉडी रिटन? तो थर्ड पोस्टुलेट लिख लिया सबने, हम आगे बढ़े? ठीक। तो देखो अब लेट अस मूव टू द फोर्थ पोस्टुलेट। देखो फोर्थ पोस्टुलेट पे आते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट में क्या था, तुम्हें याद है बोर्स थ्योरी में मैक्सवेल वाली बात आई थी एक, बोर्स थ्योरी बोल रहा हूँ, रुदरफोर्ड की थ्योरी में, कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो इसका हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगा। तो इसका मोशन जो है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब सॉरी वेलोसिटी वेक्टर हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो अब बोर ने इसका भी जुगाड़ लगा दिया था। बोर ने इसका जुगाड़ अपने चौथे पोस्टुलेट में क्या लगाया, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मोशन एक्सेलरेटेड है, ऐसा मैक्सवेल ने बोला था। तो उसने क्या बोला, बोर ने बोला कि द एंगुलर मोमेंटम of an electron, the angular momentum of an electron moving, the angular momentum of an electron moving in Bohr's orbit, इसको भी कर दिया quantized, is quantized and it is an integral multiple, it is an integral multiple of h by 2 pi। ये समझ में आ रहा है? अब देखो ये क्या बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं हम लेट से L, तो उसने बोला mvr इज इक्वल टू nh by 2 pi। अब ये भी कोई प्रूफ नहीं दिया था उसने, इसका प्रूफ भी आएगा, इसका प्रूफ दिया है नेक्स्ट थ्योरी में डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट था जिसने बोर के पोस्टुलेट कैसे है वो एक्सप्लेन कर दिए। देखो एक्चुअली क्या होता है, एक साइंटिस्ट ने कुछ बताया तो वो कैसे आया सब उससे बड़ा दिखाना चाहते हैं अपने आप को, तो वो एक चैलेंज के फॉर्म में लेते हैं। तो बोर ने क्या किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वगैरह चीजों को प्रूफ करने के लिए एक थ्योरी बनाई। तो अब डी ब्रॉगली क्या आएगा, बोर के अजम्पशंस प्रूफ कर देगा। ठीक है, तो इस अजम्पशन का बोर ने कोई प्रूफ नहीं दिया था कि एमवीआर कैसे एनएच बाई 2 पाई होता है, इसका प्रूफ नेक्स्ट थ्योरी में आएगा। इज दैट क्लियर? तो अब जब एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है तो वेलोसिटी को उसने क्वांटाइज कर दिया। इसका प्रूफ उसने, बोर ने तो नहीं दिया था, इसका प्रूफ नेक्स्ट थ्योरी में आएगा, डी ब्रॉगली ने दिया था। ठीक है, बोर ने इसका कोई रीजन नहीं दिया। वही बोल रहा हूं, बोर ने इसका कोई रीजन नहीं बताया था श्रेयस, इसका आंसर नेक्स्ट थ्योरी में आएगा। नेक्स्ट थ्योरी में डी ब्रॉगली ने बताया था कैसे क्वांटाइज्ड है, तो अभी हम बात कर ही नहीं सकते। क्वांटाइज करके एनर्जी लॉस, क्वांटाइज करके एनर्जी लॉस नहीं होगा, क्वांटाइज करने से एनर्जी फिक्स हो जाएगा। यदि तुमने एनर्जी फिक्स कर दिया तो लॉस या गेन कर ही नहीं सकता। अरे मान लो तुम्हारे फादर ने तुम्हें 10,000 रुपए देके कमरे में बंद कर दिए और देयर इज नो फोन, तो तुम ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर सकते, तुम्हारे पैसे खर्च होंगे क्या? यू आर नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट विद एनीवन, तो ऑब्वियसली फिक्स करने से तो एनर्जी लॉस या गेन कुछ नहीं होगा ना। तो लाइकवाइज एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज का मतलब यही है, वेलोसिटी क्वांटाइज है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, रेडियस भी चेंज नहीं हो रहा। क्वांटाइज मतलब फिक्स, इंटीग्रल मतलब देखो जैसे L1 यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट सेल, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्चुअली इट डज नॉट कंट्राडिक्ट मैक्सवेल थ्योरी श्रेयस। इलेक्ट्रॉन जो है डी ब्रॉगली ने प्रूव कर दिया था कि ये मैटर होता ही नहीं है, इट हैज ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक, सो प्लीज वेट। ठीक है, तो यहां सब कुछ फिक्स कर दिया है, जो जो पैरामीटर चेंज हो रहा था बोर ने सब फिक्स कर दिया। ठीक है, अरे जैसे बोर ने जो जो चीजों में दिक्कत आ रही थी ना सबको फिक्स कर दिया।
एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट शेल L1, तो ये आएगा n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो ये h बाई 2 पाई आएगा। सेकेंड शेल का क्या आएगा 2h बाई 2 पाई यानी h बाई पाई। थर्ड शेल का क्या आएगा L3 3h बाई 2 पाई। फोर्थ शेल का क्या आएगा 4h बाई 2 पाई। इस तरह से फिफ्थ शेल का क्या आएगा 5h बाई 2 पाई। तो ये इंटीग्रल समझ में आया, एक इंटीजर के h बाई h4 क्या आएगा 4h बाई 2 पाई। L5 क्या आएगा 5h बाई 2 पाई। तो ये क्या है NH बाई 2 पाई है 1h बाई 2 पाई 2h बाई 2 पाई। इंटीग्रल मतलब इंटीजर जानते हो 1 2 3 4। प्रांजल इंटीजर समझते हो 1 2 3 4 वही इंटीग्रल मल्टीपल मतलब उन इंटीजर्स के मल्टीपल में। समझ में आया अब नहीं आया? जैसे देखो ये क्या है 1h बाई 2 पाई 2h बाई 2 पाई 3h बाई 2 पाई 4h बाई 2 पाई। तो अब ये वैल्यू क्या ले सकता है, ये ले सकता है h बाई 2 पाई 2h बाई 2 पाई 3h बाई 2 पाई 4h बाई 2 पाई 5h बाई 2 पाई 6h बाई 2 पाई। तो बीच वाले सारे क्वांटाइज्ड है ना, बीच वाले नॉट अलाउड है, सिर्फ इतने ही अलाउड है। तो इसने ये भी फिक्स करके इसको भी क्वांटाइज कर दिया। ये समझ में आया या नहीं आया? सो दिस मीन्स क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। दिस मीन्स क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। अरे रुक जाओ प्रणव, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन वेव होता है, इट हैज ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक। वही मैं बोल रहा हूं, उसका एक्सप्लेनेशन बोर ने दिया ही नहीं है ना। So there is no point of you asking this question. I am telling you, de Broglie has proved this. How is it constant? It is not a particle, it is a wave. It has dual characteristic. तो ये सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है अभी। Pranav, is that clear? हाँ, n is number of shell. n is number of shell. ठीक है, ये सारी चीजें तुम पूछ रहे हो नेक्स्ट थ्योरी में ही आएंगे, अभी नहीं एक्सप्लेन हो सकता है। तो अब देखो जो जो पैरामीटर में दिक्कत आ रहा था, जो जो पैरामीटर में दिक्कत आ रहा था बोर ने सबको क्वांटाइज कर दिया। जो जो पैरामीटर में दिक्कत आ रहा था बोर ने सबको क्वांटाइज कर दिया, सबको फिक्स कर दिया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो देखो आज का अपना टाइम इतना ही खत्म हो गया है। अभी जो इसका क्वांटिटेटिव मॉडलिंग है, मतलब एक्चुअल में जो क्वांटिटेटिव मॉडल उसने बनाया वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज की क्लास में मैंने क्या किया बोर थ्योरी में, उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बोर ने क्या बोला कि एनर्जी फिक्स है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है। मैंने पहला स्टेटमेंट लिखाया था बोर इंट्रोड्यूस्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स टू एक्सप्लेन द शॉर्टकमिंग्स ऑफ रुदरफोर्ड्स मॉडल। ये याद है? यानी बोर ने क्या किया था, क्वांटाइजेशन इंट्रोड्यूस किया था। तो अब समझ में आया कि हर चीज क्वांटाइज करके ही एक्सप्लेन किया ना उसने। पहली लाइन तुमको यही लिखवाई थी कि बोर इंट्रोड्यूस्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स टू एक्सप्लेन द शॉर्टकमिंग्स ऑफ रुदरफोर्ड्स मॉडल। तो इसने सब कुछ तो क्वांटाइज ही कर दिया है। उसने बोला एनर्जी क्वांटाइज है इसलिए रेडियस चेंज नहीं होगा। उसने बोला एनर्जी का सेकंड पोस्टुलेट में ये बोला, पहला पोस्टुलेट में बोला एनर्जी फिक्स्ड है इसलिए रेडियस भी फिक्स्ड है, इसलिए उसको स्टेशनरी ऑर्बिट नाम दिया। दूसरा पोस्टुलेट में क्या बोला, दूसरा पोस्टुलेट में बोला कि एनर्जी फिक्स्ड है तो उस फिक्स्ड एनर्जी के बीच में एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों क्वांटाइज्ड है। इसीलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये कहा गया है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होता है डिसकंटिन्यूअसली और इमिट भी होता है डिसकंटिन्यूअसली। थर्ड पोस्टुलेट में ये बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करता है। ठीक है, फिर फोर्थ पोस्टुलेट में बताया कि एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है। तो इस तरह से बोर ने अपनी इस कहानी के थ्रू जो भी एग्जिस्टिंग लिमिटेशंस थी वो सब एक्सप्लेन कर दी, और इससे बेहतर कोई मॉडल था नहीं। ठीक है, इसीलिए इसको एक्सप्लेन कर, इसको सही माना गया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? H is Planck's constant, correct? H यहाँ पे Planck's constant है, यहाँ पे H is Planck's constant, over here H is Planck's constant। तो अभी आप लोग चाहो तो नेक्स्ट क्लास में क्वांटिटेटिव मॉडलिंग है, उसको आप एक बार पढ़ के आना, वो आपके बुकलेट में है। दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है? नहीं, अभी हार्ड कॉपी तो मिलेंगे, जैसे खुल जाएगा वैसे ही मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। होमवर्क में बुकलेट वही जो ग्रुप में डाला है
ठीक है, बुकलेट में एक्चुअली पोस्टुलेट मॉड्यूल में तुम्हारे दिए हुए हैं, बट वो एक्चुअली 4 की जगह 12 कर दिए, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अरे उसी के जैसे तुमने पढ़ा ना, उसके पहले ही है बोर्स मॉडल, उसके पहले है वो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले दिया है बुक में। ठीक है, होमवर्क मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आज की क्लास में किसी को और को कुछ डाउट है तो बताओ। एवरीबॉडी, डू यू हैव एनी डाउट इन टुडेज क्लास? कोई डाउट है? जो दिया है वो रिवाइज तो करना ही है, साथ में चाहो तो क्वांटिटेटिव मॉडलिंग एक बार पढ़ के आ सकते हो, क्या वो इसे तुम्हें समझ में आसानी से आएगा। ठीक है, फिर चलो, फिर विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, गुड बाय।